दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो विज्ञान विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त किसे कहते हैं, रक्त के कार्य लिखिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, तो मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, आज 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में आराम से अच्छे खासे हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो दोस्तों बिना स्किप किए देखिएगा ताकि वो ऑब्जेक्टिव भी आपके कवर हो जाए। ओके दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों रक्त क्या है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। रक्त मानव शरीर में पाए जाने वाला एक तरल संयोजी ऊतक, है ना, कनेक्टिव टिश्यू है। ओके दोस्तों, जो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रक्त प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। ओके दोस्तों, लाल रक्त कणिका है जिसको हम आरबीसी कहते हैं, है ना। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाल रक्त कणिका, पूछा जाता है, याद रखिएगा। श्वेत रक्त कणिका इसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं दोस्तों, और लाल रक्त कणिका को हम आरबीसी बोलते हैं, है दोस्तों, याद रखिएगा। आरबीसी लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पसल्स, और डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, और दोस्तों रक्त प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। ओके दोस्तों, ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। वैसे इसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं दोस्तों। ओके, प्लेटलेट्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। चलिए दोस्तों, रक्त के कार्य हम पढ़ लेते हैं। रक्त के कार्य क्या है, देखिए, रक्त के कार्य स्पेशल पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों देखिए, रक्त ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करता है। ओके दोस्तों, कोशिका से ऑक्सीजन कोशिका में लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, ये सारे काम कौन करता है दोस्तों, रक्त करता है। ओके, फिर रक्त मानव शरीर में पोषक तत्व का परिवहन करता है। ओके दोस्तों, पोषक तत्व जो भी होते हैं, है ना, पोषक तत्व जिनको मिनरल्स भी बोल सकते हैं हम, है ना। तो न्यूट्रिएंट जितने भी सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिशन सब्सटेंस, उनको दोस्तों क्या करता है, परिवहन करता है। रक्त हार्मोन इत्यादि, रक्त जो है हार्मोन इत्यादि को एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। ओके दोस्तों, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि रक्त जो है अपशिष्ट पदार्थों का संवहन करता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है दोस्तों, है ना, उनका संवहन करता है, यानी उनको उनका निपटारा करने के लिए एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। ओके दोस्तों, यह हो गया हमारे रक्त के कार्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मानव मस्तिष्क के कार्य लिखिए। दोस्तों 4 कार्य मानव मस्तिष्क के पूछे जाते हैं, इसलिए 4 कार्य हम लेके आए हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क के कार्य, पहला है, ये हमारे संतुलन, चलने, बात करने और खाने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ओके दोस्तों, हमें कब भूख लगेगी, कब हमें बात करना है, कब हमें चलना है, कब हमें संतुलन, किस प्रकार से संतुलन बनाना है, ये सब किसके द्वारा तय होता है दोस्तों, मस्तिष्क के द्वारा। ओके, दूसरा कार्य हमारा, ये हमारी श्वास, रक्त परिसंचरण और हृदय गति का समन्वय और नियमन करता है। दोस्तों सांस हमारी जो है अनिच्छिक क्रिया है ना, रक्त परिसंचरण भी अनिच्छिक क्रिया है और हृदय गति भी अनिच्छिक क्रिया है। दोस्तों इनका भी नियमन कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। दोस्तों अनिच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, है ना, जिसे हमारे हाथ पैर का जो मूवमेंट है या जो गति है वो हमारी इच्छा से हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, हमारी ऐच्छिक क्रिया हो जाएगी। ओके, अनिच्छिक क्रिया किसे कहेंगे, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हमारी श्वास को हम नहीं रोक सकते, ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। ऐसे ही हृदय की गति जो है ये भी अनिच्छिक क्रिया है, रक्त परिसंचरण भी अनिच्छिक क्रिया है। ओके दोस्तों, तीसरा कार्य देखते हैं, यह हमारी बोलने, संसाधित करने और जानकारी को याद रखने में सहायता करता है। ओके दोस्तों, कब क्या बोलना है, ये संसाधित यानी प्रोसेसिंग, और हमारी जानकारी को, किसी भी चीज़ को याद रखने की सहायता दोस्तों याद रखने में कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क के अलग अलग भाग होते हैं दोस्तों, अलग अलग कार्य अलग अलग भागों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन हम कॉमन कार्य देख रहे हैं इसके। आगे देखिए दोस्तों, ये हमारी निर्णय लेने की क्षमता और भावनाओं को महसूस करने के लिए की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, मस्तिष्क होता है ना, सोच समझ के विचार करना। भावनाएं जो महसूस होती है दोस्तों वो भी किसके द्वारा होती है, हमारे मस्तिष्क के द्वारा होती है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यकृत के 4 कार्य लिखिए। तो दोस्तों देखिए 4 कार्य, पहला कार्य दोस्तों विटामिन ए का निर्माण और संचयन करता है। दोस्तों कौन करता है, यकृत जो है विटामिन ए का निर्माण करता है और संचयन भी करता है। अगला देखिए दोस्तों, अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना। तो दोस्तों इसमें जो है शर्करा जो है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में जो है संचित होता है। अगला देखिए दोस्तों, रक्त स्कंदन में फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करना। दोस्तों अगर आपको ये शब्द याद नहीं रहते हैं, ओके, तो आप क्या कर देंगे, रक्त स्कंदन में मदद करना या रक्त स्कंदन के लिए पदार्थों का संश्लेषण करना है, उनका निर्माण करना है। ओके दोस्तों, इनके नाम की जगह आप पदार्थों का आवश्यक पदार्थ लिख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हिपेरिन का निर्माण करना जिससे रुधिर वाहिनी में थक्का न जमे। ओके दोस्तों, हिपेरिन का निर्माण भी कहाँ पे होता है, यकृत में होता है, यानी हमारे लीवर में होता है। दोस्तों हिपेरिन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस रक्त में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त जमता नहीं है। मतलब जैसे अगर हमें चोट लगेगी, रक्त बहेगा, तो बहते बहते रक्त एक समय बाद रुक जाता है ना, जिसको हम क्लोटिंग होना कहते हैं, है ना, तो थक्का जमना। ओके दोस्तों, तो जो धमनियों के अंदर जो रक्त बहता है वो क्यों नहीं जमता है, तो दोस्तों जब वो रक्त बहता है तो उसमें हिपेरिन नाम का पदार्थ होता है। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है दोस्तों, उसी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आगे बताता रहूँगा, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए देखना है। तो दोस्तों हिपेरिन जो है ना, उसी के कारण क्या होता है, ब्लड जो है वो शरीर के अंदर जमता नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लेसेंटा से आप क्या समझते हैं दोस्तों, प्लेसेंटा, यस,
इसे अपरा भी कहते हैं दोस्तों, हिंदी में इसे अपरा कहा जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है? तो दोस्तों गर्भ में पल रहे शिशु को, है ना, जब कोई माता गर्भवती होती है तो इसमें इनके गर्भ में पल रहे शिशु को अपनी माता के शरीर से ही पोषण प्राप्त होता है ना, क्योंकि बच्चा खाता तो है नहीं, तो बच्चे को पोषण कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों उसे जिस संरचना द्वारा माँ के शरीर से पोषण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ही प्लेसेंटा कहते हैं। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, गर्भ में पल रहे शिशु को अपनी माता के शरीर के जिस संरचना द्वारा, है ना, आपने देखा होगा छोटे बच्चे की नाभि से जो है माँ का शरीर जुड़ा होता है ना दोस्तों। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, अपरा भी कहते हैं, प्लेसेंटा भी कहते हैं, कुछ लोग नार्वा भी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी से बच्चा जो है माँ के शरीर में पोषण प्राप्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेसेंटा कहते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि माँ के शरीर से गर्भस्थ शिशु को पोषण कैसे प्राप्त होता है? दोस्तों प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है या पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, देखिए, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। दोस्तों मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है ना, ये कैसे होता है? दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे, देखिए मैं सभी एक करके बताऊंगा आपको। तो दोस्तों लिंग निर्धारण कैसे होता है, मतलब लड़का या लड़की कैसे पैदा होते हैं वो आपको बताना है ना। तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर में कितने 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपसे जोड़े पूछा जाए तो आपको 23 लिखना है, और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, केवल गुणसूत्र पूछे जाए तो दोस्तों आपको 46 लिखना है। ओके, क्योंकि जोड़े में क्या होता है दोस्तों, दो गुणसूत्र एक साथ होते हैं। ओके दोस्तों, तो 46 लिखना है अगर आपसे कुल गुणसूत्र पूछे जाए, और अगर जोड़े पूछे जाए तो 23 आप लिखेंगे। ओके, जिनमें से 23वां जोड़ी जो है, 23वां है ना, जिनमें से 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा 23वां जोड़े को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। बाकी जो 22 जोड़े होते हैं वो नर और मादा दोनों में एक जैसे होते हैं, जिनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ओके दोस्तों, 23वां जोड़ा जो है वो अलग अलग होते हैं, है ना, नर और मादा में, उसी को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत मादा में XX, तो दोस्तों 23वें जोड़े में क्या होता है? मादा में XX तथा नर में, तो दोस्तों नर में क्या होता है? नर में XY गुणसूत्र होता है दोस्तों। तो दोस्तों नर में कौन सा? यहाँ पे नर कर लीजिएगा आप, र छपानी है, तो नर में हमारा कौन सा दोस्तों? XY गुणसूत्र होता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए, निषेचन के समय मादा से कोई भी X गुणसूत्र ही जाएगा, क्योंकि उनके पास, मादा के पास तो दोनों एक से एक है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से कोई भी एक X ही जाएगा, आगे वाला गया तो भी X पहुंचेगा, पीछे वाला गया तो भी X ही पहुंचेगा। परंतु यदि पुरुष से Y गुणसूत्र अगर पहुंचा वहाँ पे, देखो मादा से तो X पहुंच गया, अगर पुरुष से वहाँ पे Y पहुंचा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा। और XY किस में होता है दोस्तों? देखिए XY होता है दोस्तों नर में, यानी लड़का पैदा होगा। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो संतान, संतान, ये दोस्तों प्रिंट मिस्टेक है, संतान लड़का पैदा होगा। ओके दोस्तों, है ना। और यदि नर से X गुणसूत्र अगर जाता है तो संतान XX यानी लड़की पैदा होती है। देखिए मादा से तो X ही आएगा, और नर से भी अगर X आ गया तो संतान क्या होगी दोस्तों? लड़की पैदा होगी। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और बहुत ही आसान भाषा में हमने समझा है। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों अगर आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो और चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।